ईयर 1962, तीन दोस्त अपनी प्लानिंग और हिम्मत के दम पर दुनिया के सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज से भागने में कामयाब हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब आज तक FBI भी नहीं जान पाई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अल्काट्राज प्रिजन एस्केप की असली कहानी। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 60 years ago this month, 3 inmates pulled off the impossible. They broke out of the escape-proof Alcatraz federal prison. Now, age-progressed images of the convicted bank robbers released. इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में, जब इस कहानी के मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस की एंट्री होती है अल्काट्राज जेल में। मॉरिस को बैंक रॉबरी और घुसपैठ जैसे क्राइम्स के लिए दूसरे जेल से यहाँ शिफ्ट किया जाता है। मॉरिस की एक खास बात ये थी कि वो अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। मॉरिस का IQ 133 था, जो कि पूरी दुनिया में केवल 2% लोगों का ही होता है, और इसी के चलते फ्रैंक मॉरिस बनता है इस एस्केप प्लान का मास्टरमाइंड। और उसी साल एक और बंदे को जेल लाया जाता है जिसका नाम होता है जॉन एंगलन। ठीक एक साल बाद ईयर 1961 में हमारे आखिरी प्लेयर जॉन के भाई क्लैरेंस को भी इसी जेल में लाया जाता है। दोनों एंगलन ब्रदर्स मॉरिस को काफी पहले से ही जानते थे, और जब जेल में इनकी मुलाकात हुई तब एक पुरानी गैंग फिर से ऑपरेशन में आती है। दोस्तों, अब आप इसे कोइंसिडेंस कहो या लक, लेकिन तीनों दोस्त एक ही जेल में फिर साथ आ जाते हैं। मगर यहाँ ये गैंग कंप्लीट नहीं होती। स्टोरी में एक और प्लेयर अभी भी मिसिंग था, जिसका नाम होता है एलन वेस्ट। एलन वेस्ट को भी बाकी तीन की तरह अलग अलग क्राइम्स के वजह से यहाँ लाया जाता है, और यही उसकी दोस्ती होती है हमारे बाकी तीन प्रिजनर्स से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी प्रिजन है जहाँ कैदी दोस्त बन रहे हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अल्काट्राज कोई आम जेल नहीं थी। अपने टाइम में दुनिया की सबसे सिक्योर जेल होने के साथ साथ इस जेल में काफी तरह की फैसिलिटीज हुआ करती थी, क्योंकि ये प्रिजन एक आइलैंड पर थी जो पैसिफिक ओशन में था। इसीलिए यहाँ बहुत सी सर्विसेज पहले से ही अवेलेबल हुआ करती थी। अगर आपने डेडपूल मूवी देखी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्काट्राज जेल भी अंदर से कुछ वैसी ही दिखती थी जहां डेडपूल को रखा गया था। तो दोस्तों, अब मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। जेल में जब चारों दोस्त साथ में काम करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, तब उनके दिमाग में एक ख्याल आता है इस जेल से बाहर निकलने का, और तब वो अंजाम देते हैं मोस्ट टफेस्ट प्रिजन एस्केप को, जिसके लीडर बनते हैं फ्रैंक मॉरिस। और तो और ये कोई पहली बार नहीं था जब कोई इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। साल 1934 से लेकर 1963 तक अंदाजन 36 लोग ट्राई कर चुके थे, जिसमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया इस जेल से भागने में। मगर इस बार की प्लानिंग में बात कुछ अलग थी। ये चारों कैदी एक प्लान बनाते हैं कि हम एक टनल खोदेंगे अपनी सेल्स की दीवारों से, जो सीधा बाहर आइलैंड तक जाएगी। एक क्राफ्ट बनाएंगे और इस आइलैंड से भाग जाएंगे। ये प्लान सुनने में जितना सिंपल लगता था, असल में उतना सिंपल था नहीं। इस प्लान का सबसे पहला टास्क था कुछ ऐसा ढूंढना जिससे कि दीवार में बड़ा छेद किया जा सके, जिसके लिए वो यूज करते हैं कुछ पुरानी सॉ और कुछ स्पून्स, जो कि प्रिजन की वर्कशॉप और डाइनिंग हॉल में आसानी से मिल जाए, और साथ ही एक वैक्यूम क्लीनर की पुरानी मोटर। इन सभी चीजों की मदद से वो बनाते हैं एक हैंडक्राफ्टेड ड्रिल। आपने बिल्कुल सही सुना, इन 3-4 सामानों से वो ड्रिल बनाते हैं और अपने सेल्स की वेंटिलेशन डक्ट्स, जो कि सिंक के निचले हिस्से में होती है, उसे तोड़ना चालू कर देते हैं। और रात में जब काम बंद करने का समय आता है तो वो उस छेद को कार्डबोर्ड और बॉक्सेस से छुपा देते हैं, जो कि कुछ इस तरह पेंट किए गए थे कि बाहर से देखने वाले को कोई भी डिफरेंस ना समझ में आए। इसी के साथ ड्रिलिंग की आवाज को छुपाने के लिए मॉरिस अपने म्यूजिक आवर्स में रोज ठीक उसी समय अपना अकॉर्डियन बजाता था जब बाकी तीन काम कर रहे होते थे, जिससे कि कोई भी आवाज बाहर ना जाए। थोड़े टाइम बाद जब छेद का साइज उन तीनों के बाहर निकलने जितना हो गया, तब उन्होंने अपने दूसरे टास्क पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि था एक वर्कशॉप सेटअप करना, जो कि ठीक उनके सेल्स के ऊपर वाले कमरे में था। इस कमरे को आप एक यूटिलिटी एरिया की तरह समझ सकते हो, जहां से यूटिलिटी केबल्स और पाइपलाइंस जाती है। और यहाँ उन्होंने राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाने का काम शुरू कर दिया। ये राफ्ट और लाइफ जैकेट्स कुछ चुराई हुई और डोनेटेड रेनकोट्स की मदद से बनाई गई थी, जिसे साथ में सिल्कर और रबर को मेल्ट करके वाटरप्रूफ किया गया था। और ये सब आपको सुनने में काफी अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, मगर ये सब चीजें FBI ने अपनी रिपोर्ट में कंफर्म की है। और इसके बाद जो इन्होंने किया वो सुनकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे।
जिस समय ये अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे होते थे, जो कि इनके सेल के ठीक ऊपर थी, तब ये अपने जैसी दिखने वाली नकली डमीज बनाकर अपने बेड पर रख देते थे। वो डमीज पेपर, सोप और टूथपेस्ट की मदद से कुछ इस तरह बनाई गई थी कि बाहर से देखने वाले गार्ड्स को ये लगता था कि कैदी सच में अपने बेड पर सोया है। और डमीज को एकदम रियलिस्टिक लुक देने के लिए पेंट और असली इंसान के बालों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि उन्हें आसानी से प्रिजन की ही बार्बर शॉप से मिल जाते थे। इसके अलावा उन प्रिजनर्स ने कुछ पैडल्स भी बनाए, जो कि कचरे और कुछ लकड़ी के टुकड़ों की मदद से बनाए गए थे। फाइनली 1 साल की प्लानिंग और मेहनत के बाद 11 जून 1962 की रात को इनकी राफ्ट बनकर तैयार हो जाती है और वो चारों अपने अपने सेल से भागने के लिए तैयार होते हैं। मगर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। एलन वेस्ट जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि जो सीमेंट उसने उस छेद को छुपाने के लिए लगाई थी, वो काफी हार्ड हो चुकी है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस छेद को फिर से नहीं खोल पा रहा था। और इसी के साथ एलन वेस्ट का एस्केप वही एंड हो जाता है। मगर दूसरी ओर एंगलन ब्रदर्स और मॉरिस प्रिजन की रूफ पर जाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इन सब में वो एक तेज आवाज कर देते हैं, जिस पर गार्ड्स कुछ खास ध्यान नहीं देते। अब आप इसे गार्ड्स की लापरवाही कहो या कैदियों की किस्मत। और इसी के साथ बिना किसी की नजर में आए प्रिजन की रूफ से होते हुए तीनों प्रिजनर्स किचन पाइप्स के थ्रू नीचे उतरने में कामयाब हो जाते हैं। और सभी स्पॉटलाइट्स और टॉवर से बचते बचाते अंदाजन 10 बजे वो पोस्ट पर पहुंचकर अपनी राफ्ट में हवा भरना चालू करते हैं और निकल पड़ते हैं अल्काट्राज जेल से बहुत दूर एंजल आइलैंड की ओर। मगर यहाँ ये कहानी खत्म नहीं होती। इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि आखिर कैसे उन 3 प्रिजनर्स ने एक हाथ से बनाई हुई राफ्ट और कुछ लाइफ जैकेट्स के सहारे पैसिफिक ओशन की तेज लहरों को पार किया होगा। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। उनके भागने की ठीक अगली सुबह गार्ड्स को एक रूटीन चेकअप में पता चलता है कि 3 प्रिजनर्स अपने सेल से गायब है। तुरंत अलार्म्स बजाए जाते हैं, एक सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है और कुछ ही देर में आर्मी और सभी बड़ी अथॉरिटीज जैसे कि FBI को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और 10 दिन तक उन्हें अलग अलग जगह ढूंढा जाता है। इनफैक्ट अथॉरिटीज को बहुत से क्लूज भी मिलते हैं इन सर्च ऑपरेशंस में। पुलिस को उनके राफ्ट के टुकड़े, लाइफ जैकेट्स और ID कार्ड जैसी बहुत सी चीजें मिलती है कोस्ट पर, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कभी भी कोई बॉडी नहीं मिलती। और इससे FBI इस नतीजे पर आती है कि वो तीनों कैदी डूबकर मर गए होंगे। लेकिन शायद FBI इस बार पूरी तरह सही नहीं थी। उनके एस्केप के कुछ समय बाद एंगलन ब्रदर्स की फैमिली का ये कहना था कि उन्हें दोनों भाइयों की तरफ से लेटर्स आते थे। उनकी मां का ये कहना था कि उन्हें हर साल कोई फूल भेजता था जब तक कि वो जिंदा थी, साल 1973 तक। इनफैक्ट ऐसे काफी इंसिडेंट्स और लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने जाने अनजाने में उन तीनों को देखा है, मगर कोई भी सॉलिड प्रूफ न मिलने के कारण FBI साल 1979 में इस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन US मार्शल सर्विस इस केस को 2030 तक ओपन रखने का डिसीजन लेती है ताकि सभी कैदी तब तक 100 साल के हो जाए और सभी लोग इस केस को भूल जाते हैं अगले 50 सालों तक के लिए। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा होता है जो कि FBI का ध्यान फिर से इस केस की ओर खींच लेता है। 2013 में एक आदमी सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक लेटर लिखता है जिसमें वो खुद को जॉन एंगलन बताता है। वह लेटर में कहता है कि हाँ, मैं जॉन एंगलन हूँ, अल्काट्राज जेल से भागे हुए उन 3 कैदियों में से एक। और हाँ, हम उस रात बड़ी मुश्किलों के बाद कामयाब हो गए थे। वो बताता है कि हम तीनों एक ओल्ड एज होम में रह रहे थे वहां से भागने के बाद, और मॉरिस की 2005 में ही मौत हो चुकी है और क्लैरेंस की 2008 में, और अब उसकी भी हालत काफी खराब है, उसे कैंसर हो चुका है। लेटर में जॉन ने अपनी एज 83 बताई और पुलिस से डिमांड की कि अगर पुलिस उससे वादा करें कि वो टीवी पर अनाउंस करेगी कि उसे कम से कम 1 साल की सजा होगी और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा, तो वो पुलिस को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए तैयार है। मगर पुलिस का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, न ही उसके बाद फिर कभी सामने से कोई रिस्पॉन्स आया, और वो लेटर आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर वह कौन था जिसने वो लेटर भेजा था, और क्या सचमुच में वो तीनों कैदी कभी बच भी पाए थे। इस पर आपके क्या व्यूज है, कमेंट कर बताइए।